Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये हमें देखने को मिल जाता है 200 बीसी से हमें 300 एडी के पीरियड में हमें ये काल देखने को मिल जाता है। इसमें हमें बात ये करनी है क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, वो ये कि क्या मौर्योत्तर काल अंधकार युग था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड डार्क एज था या नहीं, और अगर डार्क एज नहीं था तो क्या था। और कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड एज गोल्डन एज। तो किन इतिहासकारों ने इसको गोल्डन एज कहा, किन इतिहासकारों ने इसको डार्क एज कहा, विपक्ष में तर्क क्या है, पक्ष में तर्क क्या है, हमें ये सब चीजें इसमें समझनी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको डार्क एज वो लोग बोलेंगे जिससे पहली चीज कोई उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो, उनके कोई फायदे हों। जो भी इसको बोलेंगे वो ये बोलेंगे। हमें इतिहासकार वीए स्मिथ मुख्य भूमि निभाते हुए दिख जाएंगे जिन्होंने इसको डार्क एज बोला। बेसिकली डार्क एज उनका कहने का मतलब ये है कि हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा, साम्राज्य देखने को नहीं मिल रहा, व्यवस्था देखने को नहीं मिल रहा, प्रशासन देखने को नहीं मिल रहा। हमें मौर्यों के समान कोई भी व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिल रही। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये डार्क एज था। जब शासन व्यवस्था ही नहीं है तो फिर यहाँ पर उन्नति कैसे होगी। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, कोई साम्राज्य है ही नहीं जो सारी चीजों को होल्ड करेगा। तो फिर आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा युग था जो चल भी सकता है। वो तो ये तक कहते हैं कि किसी राजा, किसी शासन, किसी सम्राट, किसी साम्राज्य के बिना, खासकर सेंट्रलाइज सिस्टम के बिना, प्रशासन के बिना ये संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यवस्था एग्जिस्ट भी कर पाए। वीए स्मिथ कहते हैं, और वीए स्मिथ को फॉलो करने वाले हिस्टोरियंस और वीए स्मिथ खुद इस बात को कहते हैं, बल्कि स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें विकेंद्रीकरण का काल देखने को मिलता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण, हमें कोई भी प्रशासन व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिलती। हमें लोकल जो स्थानीय शासन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर कोई शासन व्यवस्था हो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। वीए स्मिथ एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, आपको ये भी समझना है। तो अगर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित भी रहे होंगे। और चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे, तो फिर अब हम विपक्ष में तर्क देंगे वीए स्मिथ के कि वीए स्मिथ जी ठीक है, हम मानते हैं, आपने कहा पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो डार्क एज है, तो फिर हमें इस डार्क एज में शिल्प, सिक्के, धर्म और समाज इतना ज्यादा व्यापक क्यों दिख जाता है। हमें ट्रेड रूट्स क्यों दिखते हैं, हमें इंडो रोमन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड हमें देखने को क्यों मिलता है। मॉनसूनी जो ट्रेड है वो हमें देखने को क्यों मिल जाता है। हमें बहुत सारे ट्रेड रूट्स देखने को मिल जाते हैं भारत के अंदर। हमें कई सारे सोर्सेज मिल जाते हैं जिसमें व्यापार का बहुत ज़्यादा उल्लेख है। हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिल जाता है नॉर्थ इंडिया में, दक्कन में, साउथ इंडिया में। हमें अगर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब तो यही है कि व्यापार अपने चरम पर था और बहुत सारी श्रेणियां हमें देखने को मिल जाती हैं। और वीए स्मिथ के विपक्ष में हम ये भी तर्क दे सकते हैं कि अगर हमें किसी युग का मूल्यांकन करना है तो सिर्फ उस युग के राजनीतिक विकास के स्तर से हम मूल्यांकन करेंगे ऐसा नहीं होता कि जी ये साम्राज्य बहुत अच्छा था, यहाँ पे साम्राज्य हमें देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। युग के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों को ध्यान में रखे बिना उस युग का हॉलिस्टिक चित्रण संभव हो ही नहीं सकता कि हम एक पूरा एक व्यू बना सकें। हम बता सके कि नहीं, सिर्फ राजनीतिक विकास नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कोई व्यापार कुछ नहीं था, ये एकदम अंधकार युग था, एकदम डार्क एज था। और इसी तरीके से हमें मौर्योत्तर युग के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास के कई विशिष्ट पक्ष है वो हमें बताने पड़ेंगे, वो हमें दिखाने पड़ेंगे अपने आंसर में। तब जाके हम बोलेंगे कि हमें सबसे पहले सिक्कों पर
राजा का नाम, देवी देवताओं का नाम, डेट हमें इसी समय में देखने को मिल रही है। सोना, चांदी, तांबे, कांसा और मिश्रित धातु सीसा हमें इसके सिक्के देखने को मिल रहे हैं। हमें हाथी दांत, शिल्प बहुत उन्नत अवस्था में देखने को मिल रहा है। हमें रेशम, शाटक, महीन वस्त्र का व्यापार देखने को मिल रहा है। काली मिर्च, मसाले हमें इसका व्यापार देखने को मिल रहा है। छुरी, कांटे और चम्मच, लोहे के बर्तन हमें इसका व्यापार देखने को मिल रहा है। हम एम्फोरा मंगा रहे हैं, हम वाइन मंगा रहे हैं, हम कई सारी चीजें बेच रहे हैं। रोमन ट्रेडर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और तो और लेटेस्ट सबसे बड़ी फाइंडिंग, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जो हुई है वैली ऑफ द किंग्स में, इजिप्ट में, वो हमें बताती है कि तमिल व्यापारी इजिप्ट में जाते थे, वहां के बाजारों में जाते थे। उन सब चीजों से तो प्रूव हो रहा है कि ये गोल्डन एज था। और हमें ये भी देखना है कि भारत में उत्तर मतलब मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत में हमें कुषाण देखने को मिल रहे हैं और हमें दक्कन में सातवाहन देखने को मिल रहे हैं। हमें अभिलेख इनके द्वारा लिखाए गए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और इन सब चीजों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डार्क एज आप कह रहे हो, इतना डायरेक्टली आप डार्क एज इसको कैसे कह सकते हो? और अगर आप वी.ए. स्मिथ, अगर आप इसको डार्क एज बोल रहे हो तो हमें बताना है अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया, दक्कन, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। हमें बताना है मेजर सोर्सेज जिससे हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है। हमें बताना है मेजर ट्रेड रूट्स, यानी हम तामलुक के बारे में बताएंगे, भड़ौच के बारे में बताएंगे, हम लोग उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मानसूनी ट्रेड रूट्स के बारे में बताएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के बारे में बताएंगे, हम लोग तटीय मार्गों के बारे में बताएंगे, हम लोग व्यापारिक केंद्र हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, हम लोग इंडो रोमन ट्रेड के बारे में बात करेंगे, हम शिल्प की अच्छी व्यवस्था, सिक्के, धर्म, समाज, सब चीजों की तो यहाँ पे उन्नति है। फिर वी.ए. स्मिथ अगर ये बोल रहे हैं कि ये डार्क एज है तो जरूर उन्होंने कोई एक चीज पकड़ ली होगी जिसकी वजह से उन्होंने डार्क एज कहा है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इसको डार्क एज बोलना तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, वी.ए. स्मिथ जी ने कुछ बोला, हम बताएंगे कि ठीक है, वी.ए. स्मिथ जो बोल रहे हैं वो इन कारणों से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण का काल है, कोई भी बड़ा प्रशासन व्यवस्था हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही, हमें यहाँ पर ये सब देखने को नहीं मिल रहा। वी.ए. स्मिथ ने ये कहा, लेकिन हम बताएंगे कि जी गोल्डन एज है ये। क्यों गोल्डन एज है? क्योंकि हमें शिल्प, सिक्के, समाज, धर्म, व्यापार, ट्रेड, श्रेणी, गिल्ड, बैंकिंग, फाइनेंस, हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड 200 से 300 एडी का जो, कलर दूसरा लेता हूं, 200 से 300 एडी का जो काल है, 200 बीसी से 300 एडी का काल, ये हमें गोल्डन एज के रूप में दिख जाता है। आप यहां पर ये भी बता सकते हैं कि ये जो 300 बीसी या 200 बीसी से 300 एडी का जो काल है, ये डार्क एज तो कतई नहीं है। ये हो सकता है इंटरेक्शन और इनोवेशन का काल, यानी हमें भारत के अंदर, उत्तर भारत में हमें कई सारे इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। दक्षिणापथ का उत्तरापथ से, उत्तरापथ का दक्षिणापथ से, तटीय मार्गों का। हमें भारत के बाहर फारस, ईरान से हमें देखने को मिल रहा है, हमें यूनान से, मध्य एशिया, चीन, पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ एशिया, श्रीलंका, बर्मा से हमें देखने को मिल रहा है। हमें कई सारे इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमें इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं, कला के क्षेत्र में हमें इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में हमें इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं। नए नए धर्म यहाँ पर बन रहे हैं, संप्रदाय यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, रॉक कट केव्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्तूप हमें देखने को मिल रहे हैं, मूर्ति कला देखने को मिल रही है, शिल्प कला देखने को मिल रही है। हमें चैत्य, मंदिर, भाषा, साहित्य, दानात्मक अभिलेख देखने को मिल रहे हैं। हमें जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये डार्क एज था? और तो और हमें स्टैंडर्ड कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, हमें एक सांचे में 6-6 सिक्के बनाने के प्रमाण मिल रहे हैं। हमें धार्मिक क्षेत्र में कई सारी उन्नति देखने को मिल रही है, भक्ति हमें देखने को मिल रही है, मूर्ति पूजा हमें देखने को मिल रही है, मंदिरों की डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। जब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो ये कतई डार्क एज तो नहीं है।
और अगर डार्क एज है तो आप एक लिमिटेड चीज को आप बता रहे हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग था, इसलिए आपने बोल दिया, जबकि आपने इतने सारे पक्ष देखे ही नहीं। तो ये जो मौर्योत्तर काल है ये डार्क एज नहीं है, गोल्डन एज है। आपको ये बताना है एग्जाम में, अगर आपका प्रश्न इस डायरेक्शन में जाता है तो। अब हम बहुत समय से मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे, आज जाके मौर्योत्तर काल पूरी तरीके से, ये लास्ट क्लास थी मौर्योत्तर काल की। अब हम अगली क्लास से गुप्त काल या गुप्त एज हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।